तो आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराइयों में उतर रहे हैं। अगर किसी को एक किताब पढ़नी हो पर शायद वक्त की कमी हो तो समझिए ये बातचीत उस किताब का एक तरह से सार है। और इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प विचार से होती है कि पैसे के मामले में अच्छा करना आपकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सोचिए, रोनाल्ड रीड एक चौकीदार जिसने चुपचाप $8 मिलियन से ज़्यादा जोड़ लिया, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव, और वो दिवालिया हो गया। क्या फर्क था? व्यवहार। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात लगती है ना। हाउसल का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले वो गणित से कम और हमारी जिंदगी के तजुर्बों, हमारे डर, हमारी उम्मीदों, इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो एक इंसान के लिए बिल्कुल लॉजिकल लगता है वो दूसरे को शायद पागलपन लगे। और किताब में करीब 20 ऐसे आइडियाज या सिद्धांत हैं कहानियों के जरिए जो समझाते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे और क्यों सोचते हैं। हाँ, और पहला बड़ा आइडिया यही है, कोई पागल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पीढ़ी के लोग, अलग इनकम वाले, अलग अनुभव वाले, वो पैसे को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे जिसने बहुत ज्यादा महंगाई देखी हो वो शायद बॉन्ड में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल। उसकी तुलना में जिसने कीमतें हमेशा स्थिर देखी वो शायद ज्यादा सहज महसूस करेगा। और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं अपने अनुभवों के हिसाब से। तो ये अनुभवों का एक तरह का बायस हो गया। हाँ बिल्कुल। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भले ही दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो, पर हमारे लिए हमारी सोच का वो लगभग 80% हिस्सा बन जाता है कि दुनिया कैसे काम करती है। और ये समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि क्यों समझदार लोग भी पैसे को लेकर असहमत हो सकते हैं। सबके अपने अपने सच हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी मजेदार जोड़ी है इसमें, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हाँ। हौजुल ये कहते हैं कि देखो, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। बिल गेट्स को उदाहरण देते हैं वो कि वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में गए जहां कंप्यूटर था। ये तो लाखों में एक चांस वाली बात थी। हाँ, ये तो भाग्य था। पर फिर उनके उतने ही होनहार दोस्त थे, केंट एवांस, उनकी पहाड़ चढ़ते हुए एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये भी लाखों में एक वाला जोखिम था। बिल्कुल। तो हौजुल कहते हैं कि जब हम अपनी या दूसरों की सफलता या असफलता को देखें ना, तो हमें याद रखना चाहिए कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। भाग्य और जोखिम, ये दोनों अदृश्य ताकतें हैं, हमेशा काम कर रही होती हैं। तो किसी एक इंसान पर फोकस करने से बेटर है कि हम बड़े पैटर्न देखें। हाँ बिल्कुल, व्यापक पैटर्न देखना ज्यादा उपयोगी है। स्पेसिफिक उदाहरण भ्रामक हो सकते हैं। फिर एक और विचार आता है, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। इसमें वो रजत गुप्ता या बर्नी मेडॉफ जैसे लोगों की कहानियां बताते हैं जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उन्होंने और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये असल में दिखाता है कि जो वो सोशल कंपैरिजन है, दूसरों से अपनी तुलना करना, और वो जो गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, मतलब आप एक लक्ष्य पाते हैं और फिर अगला और बड़ा, ये कितना खतरनाक हो सकता है। संतुष्टि ही नहीं मिलती, कभी नहीं। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर बनने के लिए शायद आपको रिस्क लेना पड़े, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़े, लेकिन अमीर बने रहने के लिए हौसल कहते हैं आपको विनम्रता चाहिए, थोड़ी कंजूसी, मितव्ययिता चाहिए, और एक डर चाहिए कि हाँ, जो कमाया है वो जा भी सकता है, मतलब सर्वाइवल माइंडसेट। अच्छा, जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण है, उनकी सफलता सिर्फ उनके निवेश के स्किल की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो दशकों तक टिके रहे। उन्होंने पैनिक में आकर बेचा नहीं, कर्ज से दूर रहे। बिल्कुल, टिके रहना। और यहीं पर आती है वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की ताकत। हाउसल इसे कहते हैं कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंफ्यूजिंग कंपाउंडिंग। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है ना कि बफे की ज्यादातर दौलत उनके 50वें या 65वें जन्मदिन के बाद बनी। सही बात है, ये समय की ताकत है। छोटे छोटे फायदे भी अगर लंबे समय तक चलते रहें बिना रुके तो वो अविश्वसनीय नतीजे दे सकते हैं। शर्त बस ये है कि आप उन्हें बीच में रोके नहीं। तो अच्छा निवेश वो नहीं जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिले? जरूरी नहीं। अच्छा निवेश वो है जो अच्छा रिटर्न दे और जिसे आप लंबे लंबे समय तक होल्ड कर सकें बिना डिस्टर्ब किए। और किताब एक और जरूरी बात कहती है कि धन वो है जो आप देखते नहीं है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब महंगी कारें, बड़े घर, ये अमीरी दिखा सकते हैं, रिचनेस, पर सच्ची दौलत, वेल्थ, वो अक्सर छिपी होती है। हाँ, वो पैसा होता है जिसे खर्च नहीं किया गया, वो एसेट्स जो आपके पास हैं जिनसे आपको भविष्य में विकल्प मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। रोनाल्ड रीड की दौलत किसी को नहीं दिखी थी जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई।
वो अदृश्य थी। तो मतलब बचत करना बहुत जरूरी है। हाँ, आपकी बचत दर, सेविंग्स रेट, वो आपकी कमाई या आपके निवेश के रिटर्न से भी ज्यादा मायने रखती है लंबे समय में। और बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना जरूरी है। बिल्कुल, वो आपको अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाती है, आपको अपने समय पर कंट्रोल देती है। और अपने समय पर कंट्रोल होना ओज़ासुल के हिसाब से पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा डिविडेंड है। सही बात है, ये आजादी देता है। और एक और सलाह है, पूरी तरह रैशनल, मतलब एकदम तर्कसंगत होने की कोशिश करने के बजाय रीजनेबल बने, व्यवहारिक। हम इंसान हैं, कोई स्प्रेडशीट या कंप्यूटर नहीं है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी चुने जिसके साथ आप टिके रह सकें, भले ही वो गणित के हिसाब से परफेक्ट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि टिके रहना ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज की। और हमेशा हमेशा थोड़ी गलती की गुंजाइश रखें, रूम फॉर एरर। भविष्य का कुछ पक्का नहीं पता, तो ऐसी योजना बनाएं जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी, थोड़े बुरे नतीजे झेल सके। मतलब थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलें। हाँ बिल्कुल, ताकि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न भी हों तो आप पूरी तरह बर्बाद ना हो। तो कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारी उम्मीदों, हमारे डर, हमारी असुरक्षाओं, हमारे अनुभवों, इन सबका मिला जुला खेल है। और अपने दिमाग के इस पैसे वाले रिश्ते को समझना ही बेहतर वित्तीय फैसले लेने की पहली सीढ़ी है। हाँ, और किताब में और भी कई दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि कैसे कुछ बहुत रेयर बड़ी घटनाएं, जिन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं, कि ज्यादातर नतीजों को तय कर देती हैं। या फिर निराशावाद, पेसिमिज्म, क्यों हमें ज्यादा अपील करता है, या हम उन लोगों से कैसे प्रभावित होते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग गेम खेल रहे होते हैं। पर जो मूल संदेश है वो एकदम साफ है, अपने व्यवहार को मैनेज करें और आप अपने पैसे को बेहतर ढंग से मैनेज कर लेंगे। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है आप बदल जाएंगे, यू विल चेंज। ये इस बारे में है कि हम भविष्य में अपने लक्ष्य और अपनी इच्छाएं क्या होंगी, इसका कितना कम अंदाजा लगा पाते हैं आज। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति उस भविष्य के मैं के लिए लंबी अवधि की वित्तीय योजना कैसे बना सकता है, जिससे वो अभी तक मिला ही नहीं है ना? सोचने वाली बात। ये वाकई बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।